फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। इस बार शुरुआत शून्य से नहीं किससे होगी? अनुभव से होगी। चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा पूरा काम। हम हमारे मध्य प्रदेश का क्या देखने वाले हैं? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखने वाले हैं। दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश का एक हमारा छोटा सा मैप है, ठीक है। इसमें हम लोग मध्य प्रदेश का लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। हम पहले अक्षांश रेखाओं को समझेंगे, उसके बाद हम लोग देशांतर रेखाओं को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूं तो मुझे कमेंट में थोड़ा बता दीजिएगा कि भाई सर नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा स्लो बनाइएगा। मैं बिल्कुल स्लो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग हमारे मध्य प्रदेश का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार को हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का एक ब्लैंक मैप है जिसके अंदर मैं अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को आपको समझाऊंगा, और उसके पहले हम लोग अक्षांश रेखा को समझेंगे कि अक्षांश रेखा होती क्या है। दोस्तों आपने कभी भी ग्लोब देखा होगा, इस ग्लोब को बीचों बीच से एक रेखा काटती है, उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, इंग्लिश में उसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। और ये जो लाइन होती है दोस्तों, ये 0 डिग्री पर होती है, और इस रेखा को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अक्षांश रेखा बोल रहे हैं। अब एक बात और गौर करिएगा, इस रेखा के समानांतर है ना, पैरेलल, हम अगर ऊपर कुछ रेखाएं खींचते हैं, ये रेखाएं, या इसके नीचे हम किसी रेखा को खींचते हैं, तो इन सभी रेखाओं को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड लाइन बोलते हैं, या हम इसको अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। और दोस्तों यही रेखाएं किसी भी दो क्षेत्रों के बीच का अक्षांश विस्तार बताता है, ठीक है। अब हम लोग आगे ज्यादा समझते हुए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अक्षांश रेखा हमको समझ में आएगी कि जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं हम उन सबको अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, बच्चों को एक छोटा सा कंफ्यूजन और होता है। वो कंफ्यूजन क्या होता है कि जब हम किसी भी क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं तो वो ये कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसके आगे उत्तर क्यों लगा हुआ, इसके आगे पूर्वी क्यों लगा हुआ है, या इसके आगे दक्षिणी क्यों लगा हुआ होता है। ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो दोस्तों मैं आज आपके इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने लाइन जो खींची थी जिसको हम लोग भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा कहते हैं, इस लाइन के उत्तर में जितनी भी हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी उन सभी रेखाओं को हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानेंगे। और इस लाइन के दक्षिण में जितनी भी हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी उन अक्षांश रेखाओं को हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप अपने दिमाग में एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर कर ले। जैसे अगर हम भारत की बात करेंगे तो हमारे भारत यहां पे पड़ता है, तो हमारे भारत का हम जब अक्षांशीय विस्तार लिखेंगे तो उसके आगे हम उत्तरी अक्षांश रेखा शब्द को जरूर लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो भारत है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ता है। और उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाली जितनी भी रेखाएं होती है उन सभी रेखाओं को हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज यहां पे समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ में हम लोग एक काम और करने वाले हैं। इन्हीं अक्षांशों के साथ में हम मध्य प्रदेश के अक्षांश रेखा को पढ़ने के साथ साथ में हम मध्य प्रदेश से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है, जो हमारे ग्लोब पर 23.5 अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा पर आती है। याद रखना मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं कर्क रेखा की बात कर रहा हूं, जो हमारे भारत और हमारे मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। मैं उसी की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो हम इस मध्य प्रदेश का अक्षांश रेखा यानी कि अक्षांश विस्तार तो हम लोग देखेंगे साथ में, लेकिन उससे होने वाली जो या उससे गुजरने वाली जो कर्क रेखा है हम लोग उसको भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग पिक्चर को थोड़ा सा शुरू करते हैं। चलिए ये थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मध्य प्रदेश के हम लोग अक्षांशीय विस्तार से शुरू करते हैं। तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार हमारे मध्य प्रदेश का इस बिंदु से शुरू होगा। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जो जिला है वो जिला कौन सा है? बुरहानपुर। और दोस्तों इसी से हम लोग हमारे अक्षांश को मानेंगे। और सबसे उत्तरी जो जिला है दोस्तों वो कौन सा है? मुरैना है। तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो यहां पर खत्म होगा, यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा। यहां से शुरू क्यों हो रहा है? तो फिर से आप ग्लोब पे आ जाओ, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो इस विषुवत रेखा के ऊपर की ओर जाता है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये जो 0 डिग्री हमारी अक्षांश रेखा है, इसी से हमारी 1 2 3 4 5 ऐसे चलते 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 आपको 90 डिग्री
रेखाएं मिलेंगी, 90 रेखाएं आपको मिलेंगी, जिनको हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहां से शुरू होता है? तो दोस्तों आप एक बात तो जानते हो कि हमारे मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप ये भी जानते हो कि ये जो कर्क रेखा है ना, ये जो कर्क रेखा है ना, ये कहां आती है? तो हमको पता है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर आती है। तो दोस्तों मेरा मध्य प्रदेश का जो अक्षांश विस्तार है वो 23.5 से तो स्टार्ट नहीं होगा, वो उसके नीचे से स्टार्ट होगा। यानी कि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो दोस्तों उसकी बहुत प्यारी ट्रिक है, आपको वो ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी। इसका अक्षांश विस्तार जो शुरू होता है वो होता है आपका 21 डिग्री और 6 मिनट से स्टार्ट होता है। 21 डिग्री 6 मिनट से इसका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। इसके आगे आपको एक शब्द जोड़ लेना है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से तो बढ़ती जाएगी दोस्तों। ऐसे करते 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 हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? 26 डिग्री। कहां पहुंच जाएंगे दोस्तों? 26 डिग्री और 30 मिनट पर। याद करने का बहुत इजी तरीका है इस अक्षांशीय विस्तार को, लेकिन इसके पहले, उसको याद कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको क्या लिखना है। उत्तरी अक्षांश रेखा 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा हम लोग इसको मानेंगे प्यारे दोस्तों। तो ये हमारा उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई। अब दोस्तों इसको याद करने का क्या तरीका है, आप देख लीजिए। 21 डिग्री 6 मिनट में बोल रहा हूं, इस 21 डिग्री में 5 डिग्री बढ़ रहे हैं तो 26 पहुंच रहा है, और उसी 5 का मल्टीप्लाई अगर 6 में पहुंचेंगे तो मिनट पे पहुंच जाओगे। क्या बोलते हो? ताली बजा दो इस बात पर, है ना। 21 डिग्री है, 21 में 5 जोड़ा तो 26, और जो 5 बढ़ाया है उसमें इसका गुणा कर दो तो कहां पहुंच जाओगे? 30 पर। तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक मध्य प्रदेश का क्या है? हमारा अक्षांशीय विस्तार। क्लियर है? माइंड में पूरी तरीके से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलिए अब हम लोग, जब हमने हमारी अक्षांश रेखा को समझ ली, अक्षांश रेखा को हमने पूरी तरीके से देख लिया कि कहां से कहां तक है, यह हमने देख लिया। हम लोग अब कहानी को कहां बढ़ाएंगे? हम कहानी को बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे की ओर। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और देखते हैं क्या हमको यहां पे समझना है और क्या हमको नहीं समझना है। दोस्तों मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ में हम लोग एक काम और कर लेते हैं। आपको पता होगा कि ये जो मैंने मैप आपके सामने बनाया है दोस्तों, ये मैप हमारे विभाजन से पूर्व का था, मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले की बात का। तो 1 नवंबर 2000 पहले से 1 नवंबर 2000 से पूर्व हमारे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या था? हमारे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या था, यह समझने वाले हैं हम दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 1 नवंबर से पूर्व की बात हो रही है, मतलब हमारा छत्तीसगढ़ जब साथ में था तब की बात हो रही है। तो तब मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार था मेरे प्यारे दोस्तों, वो था 17 डिग्री 46 मिनट। इसके आगे भी एक शब्द जोड़ लेना, वो शब्द आप क्या जोड़ेंगे? उत्तरी अक्षांश। क्या जोड़ेंगे आप? उत्तरी अक्षांश। क्यों उत्तरी अक्षांश? क्योंकि ये क्षेत्र हमारा कहां पड़ता है? उत्तर में पड़ता है, इसलिए उत्तरी अक्षांश। और कहां तक जाएगा? तो भैया ऊपर कोई परिवर्तन हुआ है क्या? ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से, तो हमारा वही आ जाएगा 26 डिग्री। क्या आ जाएगा? 26 डिग्री। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, 26 डिग्री और 30 मिनट। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन से पूर्व 1 नवंबर 2000 से पूर्व का अक्षांशीय विस्तार है। क्लियर है? उम्मीद है मेरे को कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन इसके साथ भी एक बात जोड़ लेना, कौन सी रेखा? उत्तरी अक्षांश रेखा। ये आपको नाम इसके साथ में जोड़ लेना है, ये उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन से पूर्व का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। चलिए दोस्तों और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश की कर्क रेखा, मध्य प्रदेश की कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के 5 संभागों से होकर गुजरती है दोस्तों। चलिए हम लोग मध्य प्रदेश की कर्क रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर को देखने वाले हैं। अब वो 5 संभाग कौन कौन से हैं? उसमें से पहला संभाग है हमारा उज्जैन संभाग, दूसरा संभाग है हमारा भोपाल संभाग, तीसरा संभाग है हमारा सागर संभाग, चौथा जो संभाग है उसका नाम है जबलपुर संभाग, और 5वां जो संभाग है उसका नाम है शहडोल संभाग। ये वो 5 जिले हैं जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब दूसरी बात,
कर्क रेखा की दो बातें आपको ध्यान में रखना है। वो दो बातें क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो चलिए, सबसे पहली बात तो कितने संभागों से गुजर रही है ये, तो हमने सबसे पहले क्या देख लिया? संभाग देख लिए। कितने संभाग? तो 5 संभाग। कौन से संभाग? उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग। याद रखना, इंदौर संभाग से नहीं जा रही है, बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है? तो इंदौर संभाग से नहीं गुजर रही है। तो संभाग कितने हैं? 5। और कितने जिलों से होकर गुजर रही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो टोटल जिले हैं इसके 14। वो 14 जिले हैं जहां से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब उसके बाद में से आपको एक संभाग का नाम याद रखना है। उस संभाग का नाम है भोपाल संभाग। कौन सा संभाग? भोपाल संभाग। ये वो संभाग है जिसके सभी जिले, याद रखना, भोपाल संभाग के क्या जिले? तो सभी जिले हमारी कर्क रेखा पर स्थित है, या कर्क रेखा इन सभी जिलों से होकर गुजरती है। यह बात आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, हमने अभी देखे 5 संभाग। वो 5 संभाग कौन कौन से? तो हमने देखा उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, शहडोल संभाग। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारी कर्क रेखा है, ये जो 14 जिलों से होकर गुजर रही है, आखिर वो 14 जिले आपके कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा पेज ऐड कर लेता हूं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो 5 संभाग जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे। कौन से? कितने संभाग? 5 संभाग, जहां से होकर क्या गुजर रही है हमारी कर्क रेखा। तो पहला संभाग दोस्तों हमने क्या देखा था? पहला संभाग हमने देखा था हमारा उज्जैन संभाग। कौन सा संभाग? उज्जैन संभाग। दूसरा जो संभाग हमने देखा था उसका नाम था हमारा भोपाल संभाग। कौन सा संभाग दोस्तों? भोपाल संभाग। उसके बाद जो तीसरा संभाग हम लोग देखेंगे वो मिलेगा हमको कौन सा संभाग? तो सागर संभाग। और जो चौथा संभाग हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कौन सा संभाग? जबलपुर संभाग। कौन सा संभाग? जबलपुर। और जो लास्ट वाला हमारा संभाग हमको देखने को मिलेगा उसका नाम है हमारा कौन सा? शहडोल संभाग। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि कौन से संभाग से कितने जिले आ रहे हैं जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। दोस्तों, भोपाल का तो आपको सारे याद रखना है, क्योंकि भोपाल के कितने जिले? तो भोपाल के सभी जिले। भोपाल के कौन से सभी जिले? आपका राजगढ़, आपका रायसेन, आपका विदिशा, आपका सीहोर, आपका भोपाल, ये सभी जिले जो है कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। अब उज्जैन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो उज्जैन में सबसे पहला जो जिला हम लोग लिखने के लिए जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं कौन सा जिला? रतलाम जिला, ठीक है? उसके बाद में से, रतलाम के बाद में से अगर आप लोग देखोगे तो आपको कौन सा जिला देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा उज्जैन जिला। कौन सा? उज्जैन। और एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा? आगर मालवा। तो भोपाल के तो हमारी सारी बात हो गई। इधर आप लोग देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको एक तो देखने को मिलेगा कौन सा? सागर जिला। और दूसरा जिला कौन सा देखने को मिलेगा? दमोह। ये दोनों पास पास में थे, आपको तो पता है, दम घुटा था सागर का, तो वो आपको याद रखना है। उसके बाद जब जबलपुर संभाग की बात करोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो एक तो हमारे पास में आ जाएगा जबलपुर और एक आ जाएगा हमारे पास में से क्या? कटनी। तो देखो दोस्तों कितने हो गए हमारे पास में से? 1 2 3 3 और 5 8 9 10 11 12। और यहां पे कितने जिले आने वाले आपके पास में से? 2, जिसमें से एक जिला आ जाएगा कौन सा आपका? आप पहले उमरिया को ले लीजिए। किसको ले लें हम लोग? पहले उमरिया को ले लेते हैं। तो पहला हमारा उमरिया आ गया, ठीक है, ये उमरिया। और उसके बाद में से कौन सा आ गया? हमारा शहडोल। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों वो जिले हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपको याद भी ऐसे रखना है ना? इसलिए आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि आपको वो जिले अलग से ट्रिक बनाकर याद नहीं रखना पड़ेगी। हमको पता है वो सभी। देखो, सबसे ज्यादा जिले हमारे भोपाल के, यहाँ पे है कितने जिले? 5। और यहाँ पे कितने हैं? 3। बाकी सब में क्या है? 2 है। बात खत्म है ना? बात खत्म हो गई हमारी। बस यही तो चीजें हमको याद रखना है। तो ये इस प्रकार से हमारी कर्क रेखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि कर्क रेखा 5 संभाग और 14 जिलों से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा की 2 बातें आपको ध्यान में और रखना है। कर्क रेखा के बारे में हम लोग कुछ बातें और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमने कहा कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरी बात कि भारत से गुजरने वाली ये जो कर्क रेखा है इसकी सर्वाधिक लंबाई किस राज्य के अंदर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है कि कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो सर्वाधिक लंबाई क्या है? वो सर्वाधिक लंबाई कहां है? तो वो सर्वाधिक लंबाई है कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक लंबाई है इसकी। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। अभी हो सकता है मेरे से बोर्ड पे सही से लिखा नहीं रहा है, लेकिन आपको याद रखना है इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है वो कहां है? सर्वाधिक लंबाई है मध्य प्रदेश के अंदर। और उसके बाद में से दोस्तों मध्य प्रदेश
से हमारी जो कर्क रेखा गुजरती है ना, वो एक मंदिर है, उस मंदिर से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, या एक स्थान है जिसका नाम है मंगलनाथ। क्या नाम है? मंगलनाथ। इस मंगलनाथ से भी होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। हमारी कर्क रेखा, सबसे पहली बात तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है, दूसरी बात कि मंगलनाथ से गुजरती है, और तीसरी बात आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये हमारे मालवा का जो पठार होता है ना, मालवा के पठार के बीचों बीच, किससे? बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है। ये आपको तीन बातें और आपको यहां पे ध्यान में रखना है। एक बात और आप यहां पे ध्यान रखें कि कभी आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, क्या वो कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो हम कहेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के अलावा हमारा झारखंड जो राज्य है, उसकी राजधानी रांची, कर्क रेखा उस रांची से बिल्कुल ऊपर से गुजरती है ना, बिल्कुल रांची से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश का नंबर गांधीनगर के बाद आता है, गांधीनगर, फिर उसके बाद में से आता है हमारा भोपाल। ठीक है, चलिए, तो कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर नहीं गुजरती है, वो उसके थोड़ा से करीब वाला एक राजधानी है, किसी राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा के पास में है। लेकिन किस राज्य की राजधानी के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है? तो वो राज्य है झारखंड, और वो राजधानी कौन सी? रांची। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने हमारे मध्य प्रदेश का कर्क रेखा समझ लिया और देशांतरी विस्तार समझ लिया। अब दोस्तों हम मध्य प्रदेश का क्या देखने वाले हैं? देशांतर रेखा या देशांतरी विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन, ये हम लोग देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देशांतर रेखा को समझते हैं। दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है। हमने जब इसे ऐसी एक रेखा खींची थी तो हमने उसको हमारी भूमध्य रेखा कहा था, लेकिन हम अब एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जो कि है ये भी 0 डिग्री, लेकिन इस खड़ी रेखा को हम लोग नाम दे रहे हैं, कौन सी रेखा? देशांतर रेखा नाम दे रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी रेखा ने, कौन सी रेखा ने? अक्षांश रेखा ने हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से हमारी ये जो देशांतर रेखा है, ये हमारे पृथ्वी के पूर्व और पश्चिम हिस्से को बताती है। तो इस रेखा के पूर्व में, आप इस रेखा के इधर आप देखेंगे ना, तो आपको पूर्व दिशा मिलेगी, और इस रेखा के अगर आप इधर देखेंगे ना, तो आपको कौन सी रेखा देखने को मिलेगी? पश्चिम रेखा देखने को मिलेगी। प्यारे दोस्तों, अब आपको एक बात ध्यान रखना है, इस रेखा के इधर जो भी देश होगा, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी देश को आप देखेंगे, तो हम उसको पूर्वी देश कहेंगे या पूर्व का देश कहेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारा जो भारत या हमारा जो मध्य प्रदेश है, वो इस रेखा के पूर्व में आता है। इस वजह से हम हमारे भारत को या हम हमारे मध्य प्रदेश को पूर्वी देश या फिर पूर्वी राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, अब आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम हमारे मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार देखेंगे या हम किसी ऐसे देश का देशांतरी विस्तार देखेंगे जो इस लाइन के पूर्व में है, तो उसकी जो भी देशांतर की जो भी मान होगा, उसके आगे आपको पूर्वी देशांतर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पूर्वी देशांतर आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूं और आपको थोड़ा सा समझाने की यहां पे कोशिश करता हूं। दोस्तों, आप हमारे मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार देखें। सबसे पहले हमारा देशांतरी विस्तार यहां से शुरू होगा। दोस्तों, हमारा जो सबसे पश्चिमी जिला है वो है अलीराजपुर। हमारा जो सबसे पश्चिमी जिला है उसका नाम है क्या? सिंगरौली। ठीक है, अब हमारा जो देशांतरी विस्तार होगा दोस्तों, वो अलीराजपुर से शुरू होगा तो कहां तक जाएगा? सिंगरौली तक जाएगा। अलीराजपुर से शुरू होगा तो कहां तक जाएगा? सिंगरौली तक जाएगा। अब आपको तो दोस्तों पता होगा ही कि हमारे मध्य प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है वो आपके देशांतरी विस्तार क्या है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश का देशांतरी जो विस्तार होता है वो 74 डिग्री 9 मिनट। याद रखना, इसके आगे पूर्वी देशांतर रखना है हमको, है ना। तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा? पूर्वी देशांतर से तो कहां तक जाएगा? तो आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 82 डिग्री 48 मिनट तक, यहां तक पहुंचेगा। यह हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? देशांतरी विस्तार है। अब दोस्तों
देशांतर की एक बेसिक सी बात मैं आपको बता देता हूं। वो बेसिक सी बात क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि ये जो देशांतर है ना, ये देशांतर हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर दो चीजों को निर्धारित करता है। एक निर्धारित करता है किसको, तिथि को, इसी के द्वारा हम लोग तिथि निर्धारित करते हैं, और इसी के समय हम लोग किसको निर्धारित करते हैं, समय को निर्धारित करते हैं। दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों 4 मिनट। यानी कि अगर आपको कोई क्षेत्र ऐसा दिख जाए जिसके बीच में 1 डिग्री देशांतर का अंतर है, जैसे मान लीजिए यहां पर 74 डिग्री है और यहां पर 75 डिग्री है, तो इनके बीच में दोस्तों 1 डिग्री का डिफरेंस आ गया है, तो यानी कि इनके बीच में 4 मिनट का अंतर पड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप अब देख लेना कि जिन भी क्षेत्रों के बीच में अगर 1 देशांतर का डिफरेंस दिखे तो 4 मिनट का डिफरेंस उनके भागों के अंदर आएगा। मान लेते हैं ये भाग ए है, ये भाग बी है, ये भाग और भाग ए और भाग बी के बीच में हमारे को 1 डिग्री देशांतर का डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए का जो टाइम है वो बी के टाइम से 4 मिनट ज्यादा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बी का जो टाइम है वो ए के टाइम से 4 मिनट पीछे है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहां पर 1 बज रही होगी, यहां पर अगर 1 बज रही होगी तो यहां 12:56 हो रहे होंगे, यह समझ लीजिए। मतलब कि जब भी देशांतर में अंतर आ जाता है तो पूर्वी भाग का समय आगे होता है और पश्चिमी भाग का समय पीछे होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार देखा, जिसमें मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार हमने देखा 74 डिग्री 9 मिनट से शुरू होगा तो 82 डिग्री 48 मिनट तक जाएगा। अब आप खुद अंदाजा इसके बीच में लगा लीजिए कि इनके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है और कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले 82 में से किसको घटा के देख ले, 74 को घटा के देख ले, और ये मिनट, ये आपके डिग्री है तो डिग्री में से डिग्री घटाएंगे और मिनट में से मिनट को घटाएंगे। तो हमने मिनट में से मिनट को घटा दिया प्यारे दोस्तों, तो देखते हैं हमारे पास में क्या बचता है। तो हमने 48 में से अगर 9 चला जाएगा या 18 में से 9 गया तो कितना बचा आपके पास में 9, और इधर कितना बच जाएगा आपके पास में से 3, तो यहाँ पे 39 मिनट तो आपके पास में यहाँ पे आ गया। इसके बाद में से अगर आप डिग्री को घटाएंगे तो 12 में से अगर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 8, और ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के जो सिंगरौली जिला है और जो हमारा अलीराजपुर जिला है, इनके बीच में 8 डिग्री और 39 मिनट का डिफरेंस आएगा। दोस्तों अब इस 39 मिनट को आप चाहें तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा। डिग्री में कन्वर्ट करने से आपके साथ में क्या होगा पता है, आप अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 60 से भाग दे दीजिएगा। तो ये 60 से भाग देंगे तो 8 डिग्री और लगभग इसके कुछ 6 के आसपास में कुछ निकल कर आएगा। आप उसको डिवाइड करके देख लीजिएगा तो लगभग आपके पास में इतना आपको मिलेगा। अब आप अगर इसके साथ में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होता है 4 मिनट। तो हम देखना चाहते हैं कि 8 डिग्री बराबर 8 डिग्री या 8.6 डिग्री बराबर कितना होता है। तो जब आप इसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 34 मिनट का लगभग अंतर आएगा। ठीक है, आप भाग देके देख लीजिएगा, आपको सही डाटा मिल जाएगा, उसके साथ उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 34.6 मिनट के आसपास में आपका डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और हमारे मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, इसके बीच में लगभग 34 मिनट का डिफरेंस है। यानी कि हम मोटा मोटा बोले तो आधा घंटा मान लो आप इसको, यानी कि हमारे सिंगरौली का समय हमारे अलीराजपुर के समय से आधा घंटा ज्यादा होगा। जैसे अभी मैं कहूं कि सिंगरौली में 6:30 बज रहे हैं तो हम लोग अलीराजपुर के अंदर क्या टाइम बजाएंगे, 6 बज रही है, क्योंकि कितने घंटे का डिफरेंस है, 34 मिनट या आधे घंटे का डिफरेंट है। अगर यहां पे 2:30 बज रही है तो यहां 2 बजेगी, यहां पे 6 बज रही है तो यहां पे क्या बजेगी आपके 5:30। समझ गए, आधा घंटा पीछे है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने हमारे मध्य प्रदेश का क्या देखा, देशांतरीय विस्तार हम लोगों ने देख लिया। अब देशांतरीय विस्तार के साथ साथ में हम एक काम और करने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वो काम क्या है, वो काम कैसा है, वो हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ में आपको पता होगा कि हमारे भारत देश की एक मानक समय रेखा है जिसको आप लोग जानते होंगे इस नाम से। किस नाम से, मानक समय रेखा के नाम से आप उसको जानते होंगे। दोस्तों ये जो मानक समय रेखा है हमारी, ये रेखा हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है और किस
किस अक्षांश रेखा, किस देशांतर रेखा पे है, तो 82.5 देशांतर रेखा पर हमारी ये मानक समय रेखा है। ये मानक समय रेखा हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक जिसमें आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश, एक आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश, एक आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़, एक आ जाता है हमारा उड़ीसा और एक आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश से गुजर रही है, इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र हमारा इस रेखा के करीब है। और वो क्षेत्र कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो क्षेत्र है आपका सिंगरौली वाला क्षेत्र या रीवा संभाग वाला क्षेत्र। यह वो क्षेत्र है जो हमारे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर आता है। यह हमारी एक मानक समय रेखा है। यह हमारे पूरे देश के अंदर समय को निर्धारित करती है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पढ़ा था कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से के अंदर आधे घंटे का डिफरेंस है, यानी कि अगर पूर्वी हिस्से में 6:30 बज रही है तो इधर कितना बजेगा, 6। लेकिन अगर आप यहां पर बैठे बैठे अपने दोस्तों को, दोनों दिशाओं के दोस्तों को फोन लगाएंगे तो आपको दोनों दोस्त टाइम सेम बताएंगे। जो घड़ी, जिस घड़ी में जो आपके हाथ में घड़ी, अगर उस घड़ी के अंदर जो टाइम है वही टाइम ये भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारी ये मानक समय रेखा जिम्मेदार है। यही हमारे पूरे भारत के अंदर मानक मतलब समय को निर्धारित करती है। क्लियर है दोस्तों? तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये मानक समय समझ में आया होगा। ये नाम जरूर याद रख लेना दोस्तों। यहां पे सिंगरौली है, इस सिंगरौली के पास से हमारी कौन सी रेखा गुजरती है, 82.5 देशांतर रेखा गुजरती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है दोस्तों। अब कहानी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, क्या देखा था कि हमने हमारे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखा था हमारे विभाजन से पहले। अब हम लोग हमारे मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार देखेंगे विभाजन से पहले, यानी कि हम हमारे मध्य प्रदेश का लॉन्गिट्यूडिनल हम लोग एक्सपांशन देखेंगे। वो भी कब, 1 नवंबर 2000 से पहले का। तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार में हमारे इधर कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। इधर तो क्या होगा, 74 डिग्री 9 मिनट ही रहेगा। कितना रहेगा, 74 डिग्री 9 मिनट। आगे याद रख लेना, इसके आगे क्या लिखाना है, पूर्वी देशांतर रेखा। क्या है, पूर्वी देशांतर रेखा। तो दोस्तों जब आप उधर चले जाओगे तो आपको आपका जो देशांतरी विस्तार देखने वाला है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तो पता होगा कि यहां पे हमने कितना देखा था, 82 डिग्री 48 मिनट के आसपास देखा था। तो यहां पे केवल 2 डिग्री का फर्क आपके पास में आएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 84 डिग्री और 51 मिनट के आसपास में आपको, या हाँ 51 मिनट के आसपास में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके आगे भी आप एक नाम लगाएंगे, 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर ये आपको रखना है। अब दोस्तों मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप एक छोटा सा काम करना। हमारे मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था तब हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा और हमारे मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी हिस्से के बीच में देशांतरों का अंतर कितना है। वैसे तो मोटा मोटा हम लोग देखें दोस्तों तो 84 में से 74 चले जाएंगे, यानी कि 84 माइनस 74। उसके बाद में से इधर क्या था हमारे पास में से 51 मिनट, और यहां पे क्या है आपके पास में से अगर आप देखेंगे तो 9 मिनट है ना। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में इधर आ जाएगा कितना डिग्री, 10 डिग्री, और इधर आप इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2, और उसके बाद में से कितना बचा, ये तो 10 डिग्री और 42 मिनट का डिफरेंस है। अब दोस्तों आप इसको अंश में बदल लीजिएगा, आप इसको डिग्री के अंदर बदल लीजिएगा। अगर आप इसको बदलेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, 6 से काटेंगे 10 बार, ये 6 से जाएगा 7 बार। आप जब आप इसको देखेंगे तो 0.7, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले हमारे मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्से के बीच में कितने का डिफरेंस था, 10.7 डिग्री का अंतर था। दोस्तों अगर आप इसके साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि विभाजन से पहले हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बीच में कितने मिनट या कितने घंटे का डिफरेंस है। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 28, कितना आया 2, उसके बाद में से 40 42, यानी कि आप बोल सकते हो 42.8 मिनट का क्या था, डिफरेंस था। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले यह देशांतरी विस्तार था। तो दोस्तों मैं पूरी तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है, आपको समझ में आया है, तो मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।